हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप लोग? आई होप घर पे होंगे, मस्ती होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चा पार्टी हम लोग कहाँ तक चल रहे थे कि आपका पार्ट 4 समाप्त हो गया था। ठीक है, हम पढ़ा क्या रहे थे? हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में आपका 4 पार्ट समाप्त हो गया। इस पार्ट में आपका कौन सा पार्ट है? 5 पार्ट है। ठीक, 5वें पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में, उस सभ्यता को हमने कल ही वाले वीडियो में मैंने समाप्त कर दिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सभ्यता थी जो हम इस सभ्यता में पढ़ेंगे, उसके बाद ये सभ्यता सारी समाप्त हो जाएंगी, फिर हम ऐतिहासिक काल में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम आज जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटिस नदी, दजला फरात नदी के मध्य में हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कह रहा है कि मेसोपोटामिया का जो उदय हुआ था, कब हुआ था? 10,000 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था? इराक में हुआ था। कहाँ हुआ था? इराक में हुआ था। किस नदी के पास? यूफ्रेटस दजला फरात नदी के पास हुआ था। ठीक है, इतनी बात क्लियर, ये याद रखना होगा। फिर इसमें कहा कि यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। पूछा जाता है मेसोपोटामिया किस नाम से विख्यात था, तो इसकी जो जमीन थी बाबू, इसकी जो मतलब वो थी, मिट्टी थी, वो बहुत ही अत्यधिक क्या थी? उपजाऊ थी। क्या थी? उपजाऊ थी। तो यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिर को क्या कहा जाता था? जिगरुत कहा जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि मेसोपोटामिया की जो मिट्टी थी बहुत अधिक ही उपजाऊ थी, एक खासियत यह थी। और यहाँ की जो मंदिरें थी, पहले जो मंदिरें थी, उस मंदिर को आजकल के लोग मंदिर ही कहते हैं या टेम्पल कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन पहले उस मंदिर को क्या बोला जाता था? जिगरुत बोला जाता था। ठीक है, और यह एक नगरीय सभ्यता नहीं थी, बल्कि यह क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, वो मेन पॉइंट था कृषि, यानी खेती करना। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया था। तो बाबू, मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना। जितना भी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको याद करना होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं याद करना होगा। यही तुम्हारा बुक है, यही तुम्हारा नोट्स है। ठीक है, तो लिखते भी जाओगे, समझते भी जाओगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया था। पहला आपका सुमेरियन की सभ्यता, फिर बेबीलोन की सभ्यता, कैंड्रिया की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। यानी कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों। चारों का नाम बताओ। असीरिया की सभ्यता यानी सेमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैंड्रिया की सभ्यता, यानी 4 सभ्यताएं थी। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यहाँ पर देखिए, झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर स्थित है? तो दूसरे सभ्यता में, यानी बेबीलोन की सभ्यता में ही झूलता हुआ बगीचा क्या है? स्थित है। तो यहाँ आप लिखा गया है कि झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि झूलता हुआ बगीचा आपको कहाँ मिलेगा? बेबीलोन की सभ्यता में मिलेगा। ठीक है, फिर सिकंदर ने इस सभ्यता को क्या कर दिया? तोड़ दिया, यानी इसको खल्लास कर दिया, इस सभ्यता को नाश कर दिया। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को रख दिया। ठीक है, ग्रीक सभ्यता, यानी इस सभ्यता को हटाकर उसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को रख दिया। किसने? सिकंदर ने। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही माना जाता है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता माना जाता है, जबकि विश्व का पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि बोल रहा है कि मेसोपोटामिया जो है विश्व की सबसे पहली सभ्यता। कंफ्यूजन हो रहा है कि विश्व में सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन ये पहली सभ्यता तो है, लेकिन नगरीय सभ्यता नहीं है। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर उठते हैं, पूछे जाते हैं कि विश्व में सबसे पहले नगरीय सभ्यता कौन है बाबू? तो होगा आपका सिंधु सभ्यता। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे पहली सभ्यता कौन है, तो वह होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी होगी मेसोपोटामिया में। ठीक है, एक बार मैं और जल्दी जल्दी रिपीट कर दे रही हूँ, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बताना तो बता लीजिए इसको।
सबसे पहले कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कब हुआ था? 10,000 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था इसका विकास? इराक में। इराक में किस नदी के पास? दजला फ्रात नदी के पास स्थित था। ठीक है, यह विकास उनका दजला फ्रात नदी के पास मिला। ठीक है, उसके बाद यह किसके नाम से विख्यात था? क्योंकि इसकी जो मिट्टी थी बहुत ही उपजाऊ थी। यहाँ की जो मंदिरें थी उस मंदिर को जिगरुत बोला जाता था। इनका जो आधार था वह क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। ठीक है, ये याद रखना होगा। फिर इसको कितने भागों में बांटा गया बाबू? तो 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पर सुमेरियन की सभ्यता, फिर बेबीलोन की सभ्यता जहां पर झूलता हुआ बगीचा मिला, उसके बाद केंट्रिया की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। 4 सभ्यताएं मुख्य याद रखने होंगे। उसके बाद कहा जाता है कि सबसे पहली सभ्यता, विश्व में सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता माना गया है। लेकिन विश्व में सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता को माना गया है। आई होप क्लियर आपको मेसोपोटामिया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में चलते हैं मिस्र की सभ्यता पढ़ने। ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ठीक है, तो हो गया आपका अगला मेसोपोटामिया की सभ्यता आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता और रोम की सभ्यता। ठीक है, बाकी बच्चे आपके 2 सभ्यता जो पारस की सभ्यता और पीली नदी की सभ्यता बहुत ही छोटे छोटे हैं, वो आगे में खत्म कर दूंगी। उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो कि वही लेंदी है, वही हमें पढ़ना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं मिस्र सभ्यता के बारे में। इसमें कहा कि यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में ही किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का विकास रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके कहने का मतलब और ये बात यह है कि यह 3100 ईसा पूर्व की गई थी। मिस्र सभ्यता के बारे में सिर्फ ये पढ़ना है कि यह कब की गई थी? 3100 ईसा पूर्व की गई थी। ठीक है, किस स्थान पे? रेगिस्तान पे। ठीक है, इसे पीली नदी नहीं, नील नदी का देन कहा जाता है। इसे नील नदी का देन कहा जाता है। इसका जो मतलब विख्यात हुआ, फेरोन एक राजा थे। फेरोन मिस्र के एक राजा थे, उन्हीं के नाम से यह सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि फेरान के जो राजा थे आज भी वो उनकी बॉडी रखी हुई है। ठीक है, उन अच्छे से उनकी बॉडी आज भी रखी गई है। क्योंकि कहा जाता है कि जो मिस्र के राजा फिरौन थे वो उनको श्राप मिला था कि आप को ना तो वायु ना तो आप कुछ भी आपको नहीं लेगा। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे हमेशा रहेंगे, मतलब आपका बॉडी वैसे ही रहेगा। ठीक है, मरने के बाद क्या किए मिस्र के लोग? उनको आज भी उनको व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं। माना जाता है कि कितने भी आप कोशिश कर लो, कितने भी लिप पोत कुछ भी लगा लो, लेकिन बॉडी है सड़ तो जाएगा ही। ठीक है, लेकिन ऊपर की बॉडी तो सड़ तो गई है, लेकिन बीच का जो बाकी है वो अभी भी वैसे है। उसको व्यवस्थित रूप से रखा गया है उनकी बॉडी को। क्योंकि फिरौन कौन थे? मिस्र के राजा थे, उन्हीं के नाम से ये मिस्र सबसे ज्यादा विख्यात है। ठीक है, इस सभ्यता में आपको पिरामिड मिलेगा, सूर्य कैलेंडर मिलेगा। ठीक है, पूछा जाता है कि मिस्र में यानी सबसे बड़ा पिरामिड कौन है? तो गीजा का पिरामिड माना जाता है। और इसमें मम्मी मतलब क्या होता है? मुर्दा। मम्मी माने क्या होता है? मुर्दा। ठीक है, जो फिरौन थे वो मर तो गए, लेकिन आज भी उनकी बॉडी रखी हुई है व्यवस्थित रूप से। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हैं तो मोबाइल पे सर्च करके आप देख सकते हैं उनके बॉडी को। ठीक है, आज भी रखा गया है। ये मिस्र के बारे में था। मिस्र के बारे में इतना ही याद रखना होगा कि 31 ईसा पूर्व की गई थी। कहाँ? रेगिस्तान में। इसे नील नदी का देन कहा जाता है। ठीक है, ये मिस्र के राजा जो थे वो फिरौन थे, इन्हीं के नाम से यह मिस्र की सभ्यता फेमस है। यहाँ पर क्या क्या मिला? गीजा मिला, सूर्य कैलेंडर मिला और मम्मी मिला। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा पिरामिड आपका गीजा का पिरामिड माना जाता है। ये आपको मिस्र में पढ़ना होगा। आगे चलेंगे रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता कब की गई थी? 600 ईसा पूर्व की गई थी। या कब की गई थी? 600 ईसा पूर्व की गई थी। यह इटली में विकसित है।
या तो कहाँ रेगिस्तान में था, वो कहाँ इराक में, और ये कहाँ विकसित हुआ था, इटली में। कहाँ, इटली में। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम सभ्यता के जो लोग थे इनका विकास 600 ईसा पूर्व हुआ था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर क्या कर दिया था, क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता है। प्राचीन में सबसे विकसित सभ्यता किसे माना जाता है, रोम की सभ्यता को ही प्राचीन का सबसे प्रचलित सभ्यता माना जाता है। विकसित सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ रोम की सभ्यता का आप जब उसके बारे में सर्च करोगे, वहाँ की जो नक्शा देखोगे रोम की, इतनी अच्छे से वहाँ की बनावटी हुई है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या की मात्रा क्या थी, कम थी। वहाँ जितने भी रोड सड़कें बनी हुई थी एक व्यवस्थित रूप से उनको बनाया गया था। ठीक है। आज भी वह प्रचलित है, विकसित है। ठीक है। आज के समय भी वह पूर्ण रूप से विकसित है। ठीक है। इसलिए प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता माना जाता था, क्योंकि वह देखने में ही बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम थी, और जब संख्या कम रहेगी तो वहाँ पर ज़्यादा गंदगी होगी नहीं। ठीक है। वहाँ की एक एक घर इतने अच्छे से बनाए गए थे कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ना है, आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं। मैंने कहा ना कि आज भी वो रोम की सभ्यता देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा सभ्यता रोम की ही सभ्यता है। ठीक है। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन मतलब घूमने लोग वहाँ जाते हैं का आकर्षण केंद्र है। जो लोग घूमने जाते हैं वह स्थान उनको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इतना सुंदर है कि वह इंसान को क्या कर लेता है, अपने ओर खींच लेता है। वहाँ देखने लोग जाते हैं। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर और अगस्टस थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस रोम सभ्यता के दो राजा जो सबसे बड़े थे, एक जूलियस सीजर और एक अगस्टस, दो ऐसे राजा थे जो रोम सभ्यता के थे। ठीक है। फिर उसके बाद जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके यानी उन्हीं के मंत्रिमंडल में कर दी गई। जूलियस सीजर कौन, रोम की सभ्यता के राजा थे। धोखे से उन्हीं के मंत्रिमंडल में उनको क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है। उन्हीं के मंत्रिमंडल में ही उनको मार दिया गया। कैसे, धोखे से। किसे, जूलियस सीजर को। ठीक है। जूलियस सीजर नामक नाटक, यानी इनका जो नाटक है जूलियस सीजर, किसने लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर के नाटक के बारे में लिखा था। यही आपका था मिस्र सभ्यता और रोम की सभ्यता। ठीक है। आगे जो दो दो छोटे छोटे सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता और फारस की सभ्यता, वो आगे चलकर हम देखते हैं। ठीक है। यदि इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। तो हो गया आपका अगला सभ्यता। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम फारस की सभ्यता। तो रोम की सभ्यता आपका समाप्त हो गया। ठीक है। अब पढ़ेंगे फारस की सभ्यता। तो फारस की सभ्यता जो थी 500 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है। यह वर्तमान ईरान में थी, यानी वर्तमान ईरान में इसका विकास कहाँ हुआ, ईरान में हुआ था। ठीक है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ, इतने रफ्तार से इस सभ्यता का विस्तार हुआ कि पता ही नहीं चला कि कब फारस की सभ्यता आ गई। ठीक है। बहुत ही तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। जैसे कि रोम की सभ्यता वाले लोग क्या किए थे, मध्य सागर पे पूरा कब्जा कर दिए थे, इसी प्रकार जो फारस सभ्यता के लोग थे वो अरब प्रायद्वीप पर क्या कर लिए थे, अधिकार कर लिए थे। इनकी भाषा फारसी थी। कैसी थी, फारसी थी। ये फारसी भाषा इनकी थी। ये फारस के धर्म को ही मानते थे, यानी ये फारसी धर्म को ही मानते थे। सिकंदर आए और इन्होंने इस धर्म को क्या कर दिया, इस धर्म का क्या कर दिया, अंत कर दिया। सिकंदर ने बहुत सारे ऐसे, मेसोपोटामिया में आया था, उस स्थान को यानी हटाकर दूसरे को थोप दिया था। ठीक है। आगे इसकी भी पारी आएगी, इसका भी नाश होगा, वो भी करेंगे चाणक्य और कौन करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ये दोनों मिलकर इनका नाश करेंगे। ठीक है। ये कहा स्टोरी बहुत ही अच्छी है। ठीक है। जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है। बहुत ही अच्छा स्टोरी है सिकंदर का और चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। तो आपको फारस की सभ्यता में इतना ही पढ़ना होगा कि इसकी विकास कब हुई, 500 ईसा पूर्व हुई। कहाँ हुई, ईरान में हुई। कहाँ हुई, ईरान में हुई। ठीक है। और इस सभ्यता का विकास बहुत ही तेजी से बढ़ा। इस सभ्यता के जो लोग थे वह प्रायद्वीप पे क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे। ठीक है।
सिकंदर ने, और ये फारसी धर्म को ही मानते थे क्योंकि इनका मुख्य भाषा क्या था, फारसी था। यानी फारस के रहने वाले हैं तो उनकी भाषा क्या होगी, फारसी ना होगी। लेकिन सिकंदर ने आके इस फारसी धर्म का क्या कर दिया, अंत कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आया आपका स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ने लायक भी है। बहुत लोग कहते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन बाबू जब पढ़ने लगोगे ना तो इसमें जब इंटरेस्ट आ जाएगी तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा में क्या पढ़ना है, स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। ये स्पार्टा जो सभ्यता था किसके लिए विख्यात था, ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए नाम से ही विख्यात था। चलिए पढ़ते हैं कि क्या दिया गया। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास, ग्रीस एक स्थान है, उसी के पास का एक छोटा सा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र है। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक, स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में, लियोनाइडस क्या था, मुखिया था। एक लीडर होता नहीं है, सभी बच्चों का एक मेन लीडर होता है, हर ग्रुप में एक लीडर होता है। तो उस जो स्पार्टा के सैनिक थे उनका लीडर कौन था, लियोनाइडस था। उन्हीं के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ किसने, 300 सैनिकों ने। सोचो 300 सैनिक ने उन 20,000 सैनिकों को क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है, ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जरकसीज कर रहा था। यानी ग्रीस का जो विशाल सेना का नेतृत्व देखभाल कौन कर रहा था, जरकसीज कर रहा था। जरकसीज ने ही धोखे से स्पार्टा को क्या कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, चलिए मैं स्टोरी इसकी बता रही हूँ कि स्पार्टा के जो सैनिक होते थे उनको बचपन से ही ट्रेनिंग दिया जाता था। ठीक है, बचपन से उनको क्या किया जाता था, ट्रेनिंग। अब कैसी ट्रेनिंग, बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग दिया जाता था। ठीक है, भेड़िया का नाम तो आपने सुना होगा, जो बहुत ही खूंखार जानवर है भेड़िया। ठीक है, और रात 12 बजे के अंधेरे में उनको एक लाठी देकर कई भेड़ियों के बीच में बचपन में ही उनको छोड़ दिया जाता था। जो जीत गया वो तो चला आया, सैनिकों में सम्मिलित हो गया, लेकिन जो हार गया वह भेड़ियों की मर गया। ठीक है, तो ये स्पार्टा के सैनिक खेलते थे। ठीक है, तो उसमें चुन चुन कर उनके सैनिकों को क्या किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, इनका बचपन से ही ट्रेनिंग होता था। कई भेड़ियों के बीच में उनको एक लाठी देकर उनको छोड़ दिया, यदि बच गए तब तो चले आए, नहीं बचे तो उन्हीं में चले गए। ठीक है, तो स्पार्टा के ऐसे सैनिक थे, यानी बहुत बहादुर सैनिक थे। उस सैनिकों में एक का नाम था लियोनार्डस, जो ही बहुत काबिल और बुद्धिमान था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या, लियोनाइडस, स्पार्टा का जो था लियोनाइडस लीडर था, उसके जो सैनिक थे सिर्फ 300 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, 300 सैनिक थे। 300 सैनिक के नेतृत्व, यानी लियोनाइडस के नेतृत्व में 300 सैनिक ने मिलकर 20,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ग्रीस के 20,000 सैनिकों को क्या किया था, मौत के घाट उतार दिया गया। तो देखिए कि धोखे से कैसे इन्होंने हार गया। एक उसकी उनके पास, किसके पास, लियोनाइडस के पास एक सैनिक आया, उन्हीं का सैनिक था, लेकिन बहुत ही दुबला पतला था, वो लड़ने के काबिल नहीं था। और स्पार्टा के जो सैनिक होते थे वो किनको चुनते थे, जो उसके काबिल हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया था कि आपको नहीं रखेंगे। उन्होंने सिर्फ यह कहा था, स्पार्टा के लियोनाइडस ये कहा गया था कि आप हमारे काबिल नहीं हैं। हाँ, इतना अच्छा है कि आप देश के प्रति जागरूक हैं, लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके काबिल नहीं हैं। उसके लिए क्षमता होना चाहिए और लड़ने की काबिलता होना चाहिए, जो आपके अंदर नहीं है। उसको बुरा लग गया और वो जाकर जरकसीज से क्या किया, मिल गया, और वहाँ की रास्ता कि कहाँ से जाती है रास्ता, उन्होंने क्या किया, जरकसीज को बता दिया, स्पार्टा की रास्ता के बारे में बता दिया। और जरकसीज ने क्या कर दिया, उन पर हमला कर दिया। क्या किया, हमला। उनको पता नहीं था कि कौन आएगा कौन जाएगा, क्योंकि उनकी रास्ता मालूम नहीं थी किसी की। स्पार्टा की सभ्यता थी, उनकी रास्ता कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो पहाड़ियों के बीच में रहते थे। लेकिन वह धोखे से आकर, जब उन्होंने उस आदमी को मना कर दिया तो वो आकर जरकसीज से मिल गया और सारा पोल खोल दिया। ठीक है, फिर जरकसीज ने क्या किया, धोखे से उन पर हमला कर दिया और उनको मार डाला। तो उन्होंने क्या कहा, लियोनाइडस ने यही कहा, उनके मुंह से यही निकला कि जरकसीज, अगर इतिहास जब भी पढ़ा जाएगा तो तुझे एक कायर के नज़र से देखा जाएगा। जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा तुझे एक कायर की नज़र से देखा जाएगा, लेकिन तब भी इतिहास पढ़ा जाएगा तो मुझे एक वीरता के नाम में शामिल किया जाएगा।
ठीक है, क्योंकि यह धोखे से इनको हराया था, वरना इनको हरा पाना इनके बस की बात नहीं थी। जब 300 सैनिक इनको 20,000 सैनिकों को मार के घाट उठा सकता है, तो क्या इनको अकेले नहीं मार सकता? मार सकता है। ठीक है, ये था आपका स्पार्टा की सभ्यता। अब सबसे आखिरी सभ्यता है पीली नदी की सभ्यता। यह चीनी का मतलब चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। पीली नदी की सभ्यता कब? 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। कहाँ पर? होंगो नदी के पास। होंगो नदी के तट पर ही इसका विस्तार हुआ था। यह सभ्यता किस लिए विख्यात था? उपजाऊ, क्योंकि इसकी मिट्टी कैसी थी? उपजाऊ थी। जिस प्रकार मेसोपोटामिया की मिट्टी उपजाऊ थी, उसी प्रकार पीली नदी की मिट्टी क्या थी? उपजाऊ थी। इसकी मिट्टी उपजाऊ की वजह से यह पीली नदी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट स्पार्टा की सभ्यता, इसको जरूर पढ़ना। ठीक है, डिटेल में पढ़ना, इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो ये पूरा जितना पढ़ाया गया है ये सारे के सारे सभ्यता थे। ठीक है, यानी सिंधु पाषाण काल आपका समाप्त हो गया। सिंधु सभ्यता के बारे में जितनी भी सभ्यताएं थी, मेन पॉइंट मैंने खत्म कर दी। ठीक है, अब आपका हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। 3 ही तो, प्राग, आदि और ऐतिहासिक। 2 मैंने समाप्त कर दिया। अब ऐतिहासिक काल जो कि बहुत ही लेंदी है, उसको पार्ट टू पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप जितना आज पढ़ाया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।